नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जाट आंदोलन को लेकर प्रदेश की सियासत पहले से ही गर्म है, शबाब पर है, तो आज विधानसभा में इसकी गूंज जोर शोर से सुनाई दी। बजट सत्र के दूसरे दिन इस मुद्दे पर चर्चा तय की गई थी। चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, सवाल पूछे गए, तो सीएम मनोहर लाल ने उसका जवाब भी दिया। सीएम ने अपने जवाब में दो टूका कि आंदोलनकारियों से कोई समझौता नहीं किया था, हमने सिर्फ मांग पत्र पर विचार करने का आश्वासन दिया था और सरकार जायज मांगों को पूरा करने के हक में अभी भी है, लेकिन इसके लिए बातचीत एकमात्र रास्ता है। सीएम के जवाब को असंतोषजनक बताकर पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और मुद्दा फिर बहस के बीच अटकता दिखाई दिया। दूसरी तरफ जाट आंदोलनकारी दिल्ली में ताल ठोकने की तैयारी में है। इन तमाम हालात के बीच में बड़ा सवाल यह है कि सदन में आरक्षण की बहस से निकलेगा कोई ठोस रास्ता, और क्या जाटों से समझौते पर यू टर्न ले रही है सरकार? जो मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का यह रवैया आखिर कितना सही है? इन्हीं तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। तीसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के बाद जाट आरक्षण मामले पर चर्चा हुई। दरअसल दूसरे दिन इनेलो और कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव लेकर आई थी और बुधवार को चर्चा के लिए दिन तय हुआ था। जाट आंदोलन पर जवाब देते हुए सीएम ने एक बार फिर कहा, बातचीत के रास्ते खुले हैं और जो भी जायज मांग होगी वो जरूर मानी जाएगी। सीएम ने विपक्ष से साथ की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी इनेलो असंतुष्ट नजर आई और सदन से वॉकआउट कर दिया। अभय चौटाला ने कहा, सरकार प्रदेश में शांति नहीं चाहती। हमने सरकार से बहुत सारी बातों को एक एक इशू पे बोल करके हाउस के अंदर जवाब मांगा था, और हमने पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से कहा कि आप गृह मंत्री भी हैं और आप हमारे मुख्यमंत्री भी, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस पे पूरा जवाब आप दें, अच्छी तरह से प्रदेश के लोगों को, प्रदेश की जनता को पता लगे कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात सदन में रखी, उससे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री आज भी कहीं इस बात को लेकर के सीरियस है। मुझे आज भी इस बात का अंदेशा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश के हालात फिर खराब हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही है। मुख्यमंत्री को जो जिम्मेवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते निभानी चाहिए, कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय प्रदेश को बर्बाद करने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर के षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम अब दोबारा जैसे ही आपका शुरू होगा हाउस, उसमें फिर मुख्यमंत्री को एक बार मैं ये बात याद दिलाऊंगा कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी, जो मैंने आपसे पूछा था, आप उन बातों का जवाब दें, ना कि गोलमाल बात कह करके कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करें या इस आंदोलन को कहीं ना कहीं फिर दोबारा खराब करने का काम। पूर्व सीएम ने भी जाट आंदोलन के मामले में सरकार का पीछा नहीं छोड़ा है। सवाल बार बार यही उठाया जा रहा कि आखिर सरकार आंदोलन को खत्म कराने में असफल क्यों है। समझौते पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सवाल उठाए। संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से एडजर्नमेंट मोशन आया, जो आज पूरा प्रदेश जो हालात हैं, हमारे को उम्मीद थी कि सरकार कोई ना कोई आश्वासन देगी और जो पहले उनसे समझौता किया है आंदोलनकारियों से, जो पिछली बार समझौता हुआ था, उसको लागू करने की, अमली जामा बनाने की बात कहेगी। लेकिन ऐसा कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं आया। या तो सरकार ये नहीं बता पा रही है क्या समझौता हुआ था, वो समझौते का स्पष्टीकरण करें, ताकि हमारे को जो उस टाइम में अखबारों में पढ़ा हमने यही था कि इनका समझौता हो गया और 1 साल के बाद जो ये आया को समझौता लागू नहीं किया गया और फिर जो आंदोलन जो है हिंसक हुआ, उसके कारण जानने के लिए प्रकाश सिंह कमेटी बैठाई गई, सरकार द्वारा गठित की गई और प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई। अगर उसको आप पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से सरकार दोषी है ये हिंसक बनने का, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, एसपी, आपका होम सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक जो है वो प्रकाश सिंह कमेटी ने इंडिक्टमेंट की है। बजट सत्र के तीसरे दिन
बजट पेश करने की तारीख को लेकर भी असमंजस की स्थिति नजर आई। हालांकि सीएम ने सदन में 6 मार्च की सुबह 11 बजे बजट पेश करने की बात कही, जिस पर सभी दलों ने सहमति जताई। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। जी हाँ, तो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, सवाल जाट नेता खड़े कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कोई समझौता हुआ नहीं था, हमने मांगों पर विचार करने की बात कही थी और अभी भी हक में है, लेकिन इस तरीके से बात नहीं बनेगी। बातचीत के जरिए ही बात बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके का रुख इस वक्त जाट नेता और खासतौर से अगर बात करें मलिक साहब का गुट दिखा रहा है, उससे स्थिति ठीक नहीं लग रही। बहरहाल सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सदन में आरक्षण की बहस से कितना ठोस कोई यहां पर नतीजा निकल पाएगा, क्या निकलेगा भी कोई ठोस रास्ता? क्योंकि विपक्ष वॉकआउट भी कर रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन बहस जो हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जिस बात की गूंज वहां पर सुनाई दे रही है, क्या इससे कोई एक ठोस नतीजा निकलेगा जो कि उनके पक्ष में होगा? दूसरा सवाल यहां पर यह है कि क्या जाटों से समझौते पर यू टर्न ले रही है सरकार? क्योंकि यही कहा जा रहा था कि 1 साल पहले समझौता हुआ था, सब कुछ जो मांगे थी उनको मानने का वहां पर उनको आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से खुद मुखिया ने कहा है कि ऐसा कोई समझौता हमने नहीं किया, मांगों पर विचार करने की बात कही थी और अभी भी उस पर हम कायम है। और कोर्ट में विचाराधीन आरक्षण का जो मुद्दा है, जिस पर कोर्ट इस वक्त अभी सुनवाई कर रहा, फैसला आना बाकी है, उस पर विपक्ष इस तरीके से लगातार जो दबाव बना रहा, क्या यह वाकई सिर्फ एक राजनीतिक शिगुफा है या वाकई वो भी जाटों के लिए दिल से कुछ सोचता है? बहरहाल तो ये तमाम सवाल हैं। उसके बीच में आपने सुना होगा किस तरीके से यशपाल मलिक साहब ने कह दिया है कि 50 लाख जाट, जो कि ना सिर्फ हरियाणा के बल्कि अन्य राज्यों से भी, और वो जाएंगे दिल्ली यानी देश की राजधानी, और वहां पर जाकर फिर दबाव बनाया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जाट भरपूर बिजली का इस्तेमाल करें लेकिन बिल ना दे। ये भी उनकी तरफ से एक समाधान निकाला गया है, तब जाकर उनको आरक्षण मिलेगा। सब अपने अपने तरीके यहां से सुझा रहे हैं या फिर रास्ते निकालने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन जो मिलना है वो भी मिल नहीं पाया। चर्चा जरूर है, शोर जरूर है, राजनीति भी है। मेरे साथ कुछ मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त निशा चौधरी हैं, जाट नेता, बहुत स्वागत है निशा जी आपका। राजीव जेटली साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका। चंडीगढ़ से हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। रविंदर सिंह ढुल साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और यशवीर कादियान साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है यशवीर कादियान साहब आपका। सबसे पहले निशा चौधरी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आपकी बात आज सत्र के दौर में सदन के अंदर भी सुनाई दी है, विपक्ष वॉकआउट भी कर रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है। मलिक साहब कह रहे हैं कि बिजली का इस्तेमाल करो लेकिन बिल मत दो। इन तमाम चीजों से लगता है कि नतीजा निकल पा रहा है? अतुल जी, तमाम चीजें करने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले जो सरकार ने हमसे वादे किए थे, वो सारे वादों से सरकार आज तो बिल्कुल मुकर ही गई है कि हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि सरकार इस चीज को लेकर के ना संजीदा थी ना है, और आगे क्या होगा, हमारा काम आंदोलन करना। हम अपनी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, और ये तरीका बिल्कुल सही है। असहयोग का भी आज धरने पर 31 दिन से लोग बैठे हुए हैं। आप सोच कर देखिए, लगभग 10 लाख लोग, जिसमें महिलाएं, जिसमें बुजुर्ग, जिसमें बच्चे तक भी आ चुके हैं, युवाओं के साथ साथ। इस तरीके से हरियाणा प्रदेश की सारी जनता वहां पर रोडों पर बैठी है, रोज आते हैं रोज जाते हैं। बीच में हमने बलिदान दिवस मनाया, उस दिन लगभग 30 से 32 लाख लोग थे। अभी काला दिवस मनाया, उस दिन भी रोडों पर इसी तरीके से धरने शांतिपूर्ण दिए हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार को अगर ये गूंज सुनाई नहीं दे रही है तो ये दुर्भाग्य है इस देश का भी और प्रदेश का भी कि इतने लोग रोड पर हैं जिस आंदोलन के लिए, और उसके लिए सरकार जरा भी सीरियस नहीं है। तो ये बहुत शर्म की बात है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि कोई समझौता हमने किया ही नहीं था। कुछ है आप लोगों के पास लिखित में? अतुल जी, यही तो शर्म, सब कुछ है, यही तो शर्म की बात है कि ये लोग कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यही है। तभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक जी ने कहा कि हम आपकी बनाई हुई टीमों से बात नहीं करेंगे। फिर भी हमें लगा कि नहीं, अगर सरकार ने कोई रास्ता हाथ बढ़ाया तो हम भी बढ़ाएं। हम गए 2 बार मीटिंग करने, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार के इरादे ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। वो इस तरीके का सोचना नहीं चाहती कि प्रदेश में शांति बहाल हो, प्रदेश में शांति से 36 बिरादरी के लोग रहे, भाईचारा बना रहे। जो सरकार का एक मंशा है भाईचारे को बिगाड़ने की, वो उसके सारे रास्ते वही खोज रही है। ठीक है, ढुल साहब, वॉकआउट करने से नतीजा निकल जाएगा या सरकार पर दबाव बन जाएगा? अतुल जी, आप बताइए क्या करें? क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सारी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया सरकार के सामने? पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक तरीके से जिस भी प्रकार के कार्य, चाहे हमने एडजर्नमेंट मोशन लगाना हो, चाहे उसके ऊपर बहस करनी हो, चाहे वॉकआउट करना हो, ये सब के सब जो है लोकतांत्रिक तरीके हैं सरकार के ऊपर दबाव बनाने के। हमने केवल उनका उपयोग किया है, तो रिजल्ट क्यों नहीं निकलेगा उससे? और यदि रिजल्ट नहीं निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की, विपक्ष की तो नहीं है।
सरकार इन्होंने चलानी है, सब कुछ इनके पास में है, ताम झाम इनका है, सब कुछ इनका है। तो बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज भी जो है मुख्यमंत्री जी कहते रहे बार बार कि वो मुझसे आकर के बात कीजिए, मुझसे आकर के बात कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब इतने लाख लोग रोड के ऊपर बैठे हैं, आप जाकर के उनसे क्यों नहीं बात कर लेते हो? आप उन लोगों ने तो चुन करके भेजा है। इस किस प्रकार की एजिटेशन है, मैं इस एजिटेशन को समझ नहीं पा रहा हूँ। और जिस प्रकार का उनके आज बयान थे जो उसके अंदर विधानसभा के अंदर, पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आपने एक बिल्कुल लिमिटेड सा प्रश्न पूछा, उसी परिप्रेक्ष्य में आपको उत्तर दे रहा हूं मैं। जब आप इसके बारे में जब थोड़ी सी चर्चा को लेगी, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा को जो है झूठ बोलने का, बरगलाने का कार्य किया है। ठीक है, रंजीता जी बताइए, सरकार तो आज साफ मुकर गई, कोई समझौता नहीं हुआ था। बिल्कुल अतुल, बहुत हैरानी की बात है। मैंने कल का सेशन भी अटेंड किया था, मैं वहीं पर थी, और जिस तरीके का ढुलमुल रवैया सरकार का था, हर चीज पे मजाक उड़ाया जा रहा था और विपक्ष को बिल्कुल बोलने नहीं दिया जा रहा था। बल्कि उसके बाद जो प्रतिपक्ष के नेता हैं चौटाला साहब, वो लगातार बोलते ही गए कि शायद इनके कानों में कुछ बात चली जाए। हुड्डा साहब ने भी बताया कि हमने प्रस्ताव रखा है काम रोको का, तो उसके बावजूद भी सरकार ना सुनने को तैयार थी, ना काम कुछ करने को तैयार थी। और आज तो वो साफ मुकर ही गए कि हमने कोई वादा भी किया है। सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है वो टाइम पास कर रही है और इस दिन का इंतजार कर रही है कि जब ये आंदोलन बिगड़े और प्रदेश में फिर से पुरानी 1 साल वाली स्थिति हो, तब शायद जाके इनके कान खुलेंगे। मैं इस बात से हैरान होती हूँ कि अब तक जो इनका तरीका था वो था कि डिवाइड एंड रूल करो, एक जाति को 35 जातियों से अलग कर दो और उसके बाद जब वो अलग से पड़ जाएंगे तो शायद वो टूट जाएंगे। पर जब ऐसा नहीं हुआ और इतने दिन से लगातार धरना जारी है, उसके बावजूद भी सरकार सिर्फ टालने का काम कर रही है। पहले कहते हैं कि हमारे पास 11 मांगे थी, अब हमारे पास 28 मांगे और आ गई हैं। जनाब, आप 2 साल और इसका फैसला ना करो, आपके पास 28 मांगे और आ जाएंगी। आप बैठकर इसको हल करना चाहे तो आपका अधिकार क्षेत्र है। अब जब राजकुमार सैनी के ऊपर इनके ऊपर टिप्पणी करने के लिए कहा जाता है और पूछा जाता है, तो ये सवाल कह देते हैं कि ये हमारा कार्य क्षेत्र नहीं है, ये लोकसभा का कार्य क्षेत्र है। अरे एक इंसान पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ा, उस इंसान की वजह से पूरा देश जला, पूरा प्रदेश जला, उसके बावजूद आप कहते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब हम नौकरियों की बात करते हैं कि आप उनको नौकरियां दीजिए, तो कहते हैं कि डीसी रेट पे दी जाएंगी। क्या आज से पहले स्पोर्ट्स कोटा में किसी कोटी में कैबिनेट का अधिकार नहीं है नौकरी देने का? तो किस चीज का इंतजार सरकार कर रही है? इसका जो जवाब है जेटली साहब शायद बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि आज जो स्थिति है, जेटली साहब बड़ी डायरी लेकर आए, उस पर लिख पढ़ कर आए हैं, वो देंगे आपको जवाब, मुझे भी चाहिए उनसे जवाब। उसके पहले कादियान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कादियान साहब, आज जो उम्मीद थी कि शायद इस मुद्दे को जब उठाएगा विपक्ष तो इस पर कुछ न कुछ तो सरकार की तरफ से खुलकर आएगा, लेकिन जो निकल कर आया वो तो वाकई चौंकाने वाला है। कह दिया कि समझौता ही कोई नहीं हुआ था, 1 साल से हम जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वो लॉलीपॉप निकला। अतुल, आज तो मुख्यमंत्री ने एक और सुझाव दिया कि एक तो विपक्ष को ये मामला सुलझाने में सहयोग देना चाहिए। एक बड़ी अच्छी जो हमारी संसदीय परंपराएं हैं कि सरकार और विपक्ष मिलकर काम करे, एक तो ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने वकील भी अदालत में खड़े करने चाहिए जाट आरक्षण में पैरवी के लिए। तीसरा, मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में लगातार मांगे बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 7 थी, फिर 14 हुई, फिर 28 हो गई है। तो 28 के करीब अब तक आंदोलनकारियों की तरफ से मांगे सरकार को समर्पित की जा चुकी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो सारा मामला है, इसका समाधान कौन करेगा? इस गतिरोध को दूर करने का दायित्व किसका है? इस गतिरोध को दूर करने का दायित्व सरकार का। सरकार जो आंदोलनकारी है उनको साफ साफ बताए कि आपकी ये जो मांगे हैं, इतनी मांगे हमने मान ली है, और जो मांगे पूरी नहीं हो सकती उसका एक साफ साफ एक लॉजिकल, क्योंकि आंदोलनकारी हैं, जब उनको भी बताया जाएगा कि ये मांग इस कारण से पूरा करने में दिक्कत आ रही है, अड़चन आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका मकसद भी सालों साल धरना करना है। उनका मकसद ये नहीं है कि अपना घर बार छोड़ के वो रोड जाम करें या आंदोलन का रास्ता इख्तियार करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार को भी इस मामले में अपनी जो नीयत और नीति है उसके ऊपर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। जी हाँ, पुनर्विचार करने के साथ साथ स्पष्ट कर देना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया इस समझौते को, जिसको अब उन्होंने खारिज कर दिया, और उसके साथ साथ ये भी बात आ रही है कि दरअसल 31 दिनों का दिन बीता है, 50 लाख की संख्या में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो स्थिति वहां पर क्या होगी। बहरहाल जेटली साहब बताइए, आपने जाट नेताओं को, जाटों को परेशान कर दिया, रंजीता जी को हैरान कर दिया आज बोलकर,
हद हो गई। आप एक साल से समझौता कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं, ये क्या है? अतुल जी, मैं रंजीता जी के नेता की बोली हुई सदन में लाइन से ही शुरू करता हूं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने जो ये लाइन बोली थी, ये अपनी पार्टी के लिए बोली थी या भारतीय जनता पार्टी के लिए बोली थी। ये लम्हों की खता जो पहले कर चुके हैं, उसकी सजा आज हरियाणा प्रदेश भुगत रहा है। अगर इन्होंने एक खता नहीं करी होती, 2014 में ये खता नहीं करी होती, 2000 मैं बता रहा हूं 2004 में ये बात ना रखी होती, जिस बात को 2008 में सुन तो लीजिए, अभी आप बोल चुके हैं। सपने में भी कांग्रेस इनसे पहले एक बार पूरा बुलवा लीजिए, उसके बाद आपको जागते भी कांग्रेस नजर आती है। कांग्रेस को छोड़कर जो आपका सरकार का दायित्व है उसका काम तो कीजिए। रंजीता जी बोल लेने दीजिए जेटली साहब को। मैं तब बीच में आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए बोलिए। तो ये समझने की जरूरत है, 2004 में जो खता की थी इन्होंने, 2008 तक जिस खता को मेंटेन रखा था, जिनकी वजहों से जाट संघर्ष कमेटी समिति बनी थी, 2008 के बाद 2013 में जो हुड्डा साहब कहते हैं कि हमने उसको मान लिया था, उस खता को बड़ा लंबा खींचा आपने, जिसकी सजा सदियों को भुगतनी पड़ रही है। तो आपके नेता ने आपके बारे में बहुत अच्छी लाइन बोली। दूसरी बात, लोकतांत्रिक राइट है किसी का भी वॉकआउट करना, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। लोकतांत्रिक राइट है कि हम वो वॉकआउट कर सकते हैं अलोकतांत्रिक डिमांड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप डिमांड कर रहे हैं, आरक्षण की मांग अलोकतांत्रिक है। मैं यही बता रहा हूं, अलोकतांत्रिक डिमांड का कहां पर मतलब आता है? जब हम ये बात शुरू से मेंटेन कर रहे हैं, आप किसी भी चैनल पर, किसी भी चैनल पे, किसी भी डिबेट पर, किसी भी जगह पर आप कोई भी हमारी ऐसी स्टेटमेंट निकाल दें जिसमें हमने ये कहा हो कि जो भी मांग होगी वो संवैधानिक होगी, जो मानी जाएगी, कानूनी होगी। हमें क्या पता, बंद कमरे में आप लोग गृह मंत्री के यहाँ मिलते हैं, बात करते हैं, हमें क्या पता? आप बताइए ना, ये पेपर दिखा रही है ना, आप पेपर दिखा रहे हैं। अतुल जी, हमें नहीं पता है। अगर ये बात भी आ रही है तो मैं आपको इतना भी बता दूं, गृह मंत्री जी से जब समाज के लोग मिले थे, उस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बराला साहब थे, सुभाष बराला जी थे, कैप्टन अभिमन्यु साहब थे, धनखड़ साहब थे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी किसी कारणवश वहीं पर था। मैं आपको ये बता सकता हूं, वहां पर जो चर्चा हुई थी, चर्चा केवल यही हुई थी कि जाट समाज को आरक्षण दिया जाए, जिस पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इसके ऊपर विचार चल रहा है, हरियाणा सरकार इस पे कार्य कर रही है, आपको आरक्षण देने का आधार भी बनाया जा रहा है और बिल भी लाया जा रहा है। दूसरी मांग जो उठी थी कि नायडू कमेटी, ये बात किसी जाट समाज के लीडर ने नहीं बोली थी, ये बात माननीय गृह मंत्री जी ने बोली थी। हमने नायडू समिति बनाई है, कमेटी बनाई है। क्या किया नायडू समिति ने? आपको यही बता रहा हूँ, जब तक मैटर सब जुडिशियस होता है, उस टाइम पे अगर हम ये कहते हैं, क्योंकि वो बात हरियाणा के जाट समाज को आरक्षण देने की बात नहीं है, वो सेंट्रल लेवल पे जहां पर जाट समाज ओबीसी है, उत्तर प्रदेश में जाट समाज ओबीसी कोटा में आता है, आरक्षण पाता है, मध्य प्रदेश में जाट समाज ओबीसी कोटा में आता है, आरक्षण पाता है, राजस्थान में पाता है, दिल्ली में पाता है, उत्तराखंड में पाता है। तो ये बात आ रही थी कि उस समाज को सेंटर में भी रिजर्वेशन दिया जाए। यहाँ पर दो अलग अलग वर्टिकल थे, अभी हरियाणा और सेंटर को अलग अलग एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। अगर जिस दिन हरियाणा समाज भी ओबीसी की कैटेगरी में, जो कि हमारी हाई कोर्ट में जिसके ऊपर जंग चल रही है, जिसमें जाट समाज के प्रिय वकील जो सबके द्वारा चुने गए हैं सर्वसम्मति से, वो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है, अगर उस डिमांड के लिए आप सदन से वॉकआउट करते और कहते हैं कि मेरी लोकतांत्रिक राइट है, तो अलोकतांत्रिक डिमांड कैसे कर सकते हैं, पहले ये बता दीजिए। दूसरी बात, जाट समाज के साथ जो भी बातें करी, जो भी आश्वासन दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर किया कि आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी, जो भी मांग जस्टिफाइड होगी सारी मांगे मानी जाएंगी, क्योंकि इन मांगों के उद्देश्य आपका कहना यह है कि मतलब छोड़ दीजिए नेहरू और कांग्रेस को। आपका आऊंगा धुल साहब, रंजीता जी, दोनों लोग के पास आऊंगा। निशा जी को आप ये बता दीजिए बहुत एक लाइन में कि इन लोगों की जो 14 से 28 हो गई है मांगे, उसमें कुछ मांगे अलोकतांत्रिक हैं, स्पष्ट कर दीजिए इनको, है ना? ऐसा ही कह रहे हैं ना? ये कहना चाहता नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, यही कह दीजिए, आप ही तो कह रहे हैं कि अलोकतांत्रिक मांग है। मैं एक बार बोलूंगा तभी बात समझ में आएगी, जल्दी से बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, हम आज भी ये बात कहते हैं जाट समाज को। देखिए, मैं दो बातें एक अलग कर देता हूँ। जाट समाज को कह रहे हैं, ये इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं कह रहे हैं जो वहां बैठे हुए हैं। हम जाट समाज को कह रहे हैं, जो भी जस्टिफाइड आपकी मांग है, वो सारी मांगे जो संवैधानिक और कानूनी है मानी जाएंगी। अगर आप ये कहते हैं, अगर कोई भी दोनों राजनीतिक दलों में से कोई आगे निकल के कहता है कि भाई आप मांगे मान लीजिए, हम आपको कानून बताते हैं, तो हमें केवल इतना सा प्रश्न साथ में जोड़ देंगे कि जब हुड्डा साहब के टाइम पे एजिटेशन हुआ था, उनके कितने केस वापस हुए थे, वो कानून बता दीजिए। और दूसरी बात, जब कंडेला में केस रजिस्टर्ड हुआ था, कितने केस
वापस ले लिए गए थे वो कानून भी बता फिर दीजिए, चलेगा उसके बाद कंडेला। आप सुझाव दीजिए हमें कौन सा अच्छा कानून ठीक इसमें है, लागू ठीक है, करना रोक रहा हूं आपको। बताइए डुल साहब, छोटी सी टिप्पणी आपकी, फिर मैं जवाब दूंगा अतुल जी। हाँ, आऊंगा। पूरा जवाब दूंगा। हाँ हाँ बताइए डुल साहब, बताइए जल्दी जल्दी। लेकिन जी जी अतुल जी, देखिए पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो वॉकआउट किया था वो जाट समाज का जो इस समय पर धरना चल रहा है, 36 बिरादरी जिसमें बैठी हुई है, उस धरने की मांगों को लेकर के था, ना कि कुछ और उस धरने की मांगों में आरक्षण, क्योंकि फिलहाल जो ये मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि चर्चा किस बात पर होनी चाहिए। सरकारी नौकरी देने के ऊपर होनी चाहिए, चर्चा जो है मुकदमे वापस लेने के ऊपर होनी चाहिए, और चर्चा जो फिलहाल की मांगे हैं, ये तो मेरे हिसाब से आरक्षण समिति भी है, निशा जी बता देंगी कि क्या आरक्षण समिति की इस समय पर यह मांग है कि तुरंत प्रभाव से जो कोर्ट में पेंडेंसी के टाइम पे आरक्षण दिया जाए। अगली बात, लोकतांत्रिक की, जहां तक अलोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं, मैंने ये मांगे बार बार पढ़ी है, मैं इनमें से कोई भी ऐसी मांग ढूंढ नहीं पा रहा हूं जो कि संविधान के तहत नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, जो कि लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कंडेला का नाम लिया, बड़े लंबे समय से ये कंडेला कंडेला करते रहे हैं। मैं आज ऑन एयर, अतुल जी रोकेंगे नहीं, मैं नाम बता रहा हूं इनको। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कंडेला के टाइम पर आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज किए थे, मैं उनके नाम बता रहा हूं। रणधीर प्रधान, गांव पोखरी खेड़ी, केस वापस हुआ। रामफल कंडेला भारतीय किसान यूनियन के थे, उनका केस वापस हुआ कंडेला गांव से। महेंद्र सिंह गिनाना, जो कि गिमाना जिला प्रधान थे भारतीय किसान यूनियन, को केस वापस हुआ। ठीक है। दरिया सिंह कोयल गांव है हमारा कलायत हल्के के अंदर, वहां से उनका केस वापस हुआ। प्रदीप धारा सिंह समेत गुलकनी गांव के 3 व्यक्ति थे, क्योंकि मेरा पड़ोस है वो, गुलकनी गांव के 3 व्यक्ति थे जिनके ऊपर केस हुआ, केस वापस हुआ। ठीक है, आगे आ जाता है इगरा गांव से नफे सिंह जी, ये भी प्रधान है, इनका केस वापस हुआ। 1 मिनट रुकिए, केस कैसे वापस हुए ये भी बता देता हूं। बकायदा जेल के अंदर सरकार की तरफ से फैक्स की गई और ये कहा गया कि केस वापस ले लिया जाए, तुरंत प्रभाव से इनको छोड़ दिया जाए। अब ये 9 लोग थे जिनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, सबका केस वापस हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों भूतकाल से जो है वर्तमान को जोड़ते हैं, बार बार एक बात रंजीता जी और फिर निशा जी। जेटली जी अपने प्रवक्ताओं को बता दीजिएगा, लोकदल ने आज उत्तर दे दिया है। डुल साहब रोकूंगा। अच्छा है, आपने बहुत सारे नाम बताए। जेटली साहब जानना चाहते हैं कि किनके केस वापस नहीं हुए, जब वो पूछेंगे तो आप जवाब दे दीजिएगा। रंजीता जी बताइए आप। देखिए अतुल जी, अभी इनको हुड्डा साहब का शेयर बहुत अच्छा लगा था और ये उसको नहीं, हुड्डा साहब का नहीं था, आपको नहीं मालूम। ये किसी और का शेयर था, और आपके जाटों नेता की का। तरफ से इनको ये हुड्डा साहब का शेयर नहीं था। आप जाया करिए सदन में। मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैं इनको, मैं जेटली जी, मैं कह रही हूँ कि आपको मैं एक और शेर जाटों की तरफ से सुनाना चाहती हूँ कि हमसे मत पूछ हमारी सब्र की इंतहा कहाँ तक है, सताकर देख ले जालिम तेरी ताकत जहाँ तक है। उन्हें होंगी जिन्हें उम्मीदें करम होंगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है। आपकी सरकार ने 2.5 सालों में 29 जिलों में से 22 जो जिले के लोग हैं सड़कों पे बिठा रखे हैं और आप उनकी सुधरी लेने जा रहे हैं। सड़कों जब ये आक्रोश आंदोलन में बदलेगा, फिर आप कहेंगे कि विपक्ष ने इसको उठाया है और विपक्ष ने इसको सहारा दिया है। आप स्वयं लोगों को मजबूर कर रहे हैं और एक एक दिन आपको ये नजर नहीं आता कि 24 घंटे जो लोग सड़कों पे बैठते हैं उनका दिन कैसे बीतता है। आप एक दिन बैठ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जब आपका बिजनेस है बैठना, माँ वहाँ पे बैठी आपका बिजनेस है। जिन लोगों को आपने सीआईयू के ठेके दिए थे वो सड़क पे बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे? संजीदा नहीं है आपका बिजनेस, जिनको पेट्रोल पंप नहीं दिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। जेटली साहब एक मिनट समाज को बदनाम मत कीजिए। ठीक है रंजीता जी, लेकिन एक बात है, आपने कहा कि जाटों की तरफ से आपने वो शेर सुनाया था। मुझे समझ में नहीं आया कि 10 साल जब आप सत्ता में थे तो वो शेर आपको कभी क्यों नहीं सुनाई दिया, या अगर सुनाते थे जाट समाज के लोग तो आप कैसे उनको मैनेज कर लेते थे। बहरहाल इस समय तो इन लोगों ने, जाटों की ये हालात नहीं हुए कि वो एक महीने से सड़कों पर बैठे। हाँ, ये कांग्रेस की अच्छी टेक्निक है। कम से कम उनको ऐसा उलझा कर रखा कि न वो सड़क पर आए और न उनको आरक्षण मिला था, जाते जाते उनको दे गए थे। आप लोग हैं माहिर हैं, ठीक है, टेक्निक है, इन लोगों के पास नहीं है। निशा जी बताइए, जो बातें अभी कह रहे हैं, जैसा कादियान साहब ने कहा कि जिक्र हो रहा है कि 14 से 28 मांगे हो गई हैं। ठीक है रंजीता जी, ज्यादा नाराज मत होइए, ठीक है। निशा जी बताइए, ये कह रहे हैं कि कई ऐसी मांगे हैं जो कि संवैधानिक तरीके से हम नहीं कर सकते या फिर कानून उसमें बाधक है, बाकी जो है उसके लिए हम विचार कर रहे हैं, लेकिन आपका कहना है सब मानिए। पिछली बार 15 दिन आंदोलन चला, शांतिपूर्ण चला, उससे पहले
अब क्या हो गया, सरकार के सारे के सारे षड्यंत्र फेल हो गए। पहले इन्होंने दंगे कराए प्रदेश के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसके बाद हमने जब शांतिपूर्ण आंदोलन किया तो इन्होंने एक सांत्वना दे दी, इन्होंने वादे कर दिए कि हम आपकी मांगे मान लेंगे लेकिन धरने उठा लिए जाएं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पर आंदोलन को उठाने की बात कही तो उसके बाद हम लगातार फॉलोअप में रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई भी मांगे नहीं मानी। सिर्फ छुटपुट कुछ लोगों को अगर मुआवजे की भी मैं बात करूं तो वो धरना देने के बाद मिला जाट बिरादरी को, और फिर इन्होंने कहा कि 35 वहां सिर्फ जाट, आज 36 बिरादरी के लोग धरनों पर बैठे हैं। अभी भी 30 दिन से लोग क्या कहते थे कि सरकार के दरवाजे खुले, सरकार के दरवाजे खुले। आप देख लीजिए अतुल जी आपके सामने कि बंद कमरों में बात करने का अंजाम क्या है। ये लोग बात करते हैं, बाद में आकर के मुकर जाते हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम बंद कमरों में बात नहीं करेंगे, अगर आपको कोई बात माननी है तो वहां पर 21 जिलों में आज धरने रखे हुए। आप किसी भी धरने पे जा करके आप ऐलान कर दे सरकार कि हमने सारी मांगे मान लिया, बच्चे जेलों से छोड़ दिए, उनको सरकारी नौकरी दे दी। कभी नौकरियों में धांधलेबाजी, कभी उनको छोड़ने में आज जिस कानून की बात करते हैं, जिस आतंकवादियों तक को छोड़ के उनको कहते हैं दोबारा से वापस आ जाओ, दोबारा से बस जाओ। एक तरफ जहाजों में बिठा के कंधार तक ये आतंकवादियों को छोड़ के आते हैं। आज कौन से वाले कानून की बात कर रहे हैं? कानून के तहत सब कुछ संभव है, वही मांगे हमारी हैं। हमारी मांगे 100% जायज हैं। सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, सरकार इस प्रदेश को जला देना चाहती है। ये सरकार की मंशा हमें साफ नजर आती है, क्योंकि 31 दिन अब और 15 दिन पहले, अगर इतने दिन के बाद भी सरकार रिजल्ट 0 दे रही है, उल्टा ये तोहमत लगा रही है कि वहां वो लोग बैठे हुए, वहां वो लोग बैठे हैं, वहां वो लोग बैठे हैं जो हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लोग हैं और वो अपने प्रदेश का न्याय चाहते हैं। 36 बिरादरी के बच्चे शहीद हुए थे, 36 बिरादरी के बच्चे आज जेलों में, सभी पे से केस उठाए जाएं, हमारी वही मांगे। लेकिन आज सरकार बिल्कुल ही मुकर गई। ये शर्म की बात है, वाकई में आश्चर्य भी है, हैरानी भी है। ठीक है, बहुत बड़ी हैरानी है, बहुत बड़ी हैरानी है। बहुत छोटी। मैं इतनी बात पूछना चाहता हूं, मैं सम्मान करता हूं यशपाल मलिक जी का बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जाट समाज से बहुत प्यार करते हैं। एक बाउंड्री निकलने के बाद प्यार करते हैं। मुझे निशा जी वो दिन बता दीजिए जिस दिन यशपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश में जाट समाज मुजफ्फरनगर के फेवर में बैठे हों, वो दिन बता दीजिए मुझे। आप बाउंड्री से निकल आप उसको छोड़ दीजिए जी, हर जगह साथ में है वो। राजीव जी वो हर जगह साथ में है। अभी हमने खरड़ में मीटिंग की तो आप जाकर के मिलिए ना, आप जनता से मिलिए ना। आप मैं बता तो रही हूँ, मेरठ में हमने क्या, मेरठ में हमने क्या, खरड़ में हमने क्या, आगरा में हमने क्या। ठीक है। हरियाणा पे और आरक्षण की बात है नहीं, वो तो देखिए निशा जी, हमने वहां मीटिंगें किया, हमने आंदोलन किया, बात है, लेकिन राज्यों में निशा जी एक मिनट। देखिए ऐसा है कि ये आप भी करते हैं और ये भी करते हैं, दोनों इसमें बराबर हैं, क्योंकि बिल्कुल करते हैं। मैं इसको साबित कर दूंगा अगर आप कहेंगे कि नहीं। वो यूपी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो यशपाल मलिक भी हरियाणा के जाटों के आरक्षण की मांग को लेकर वहां पर राजनीतिक तौर पर चुनावी दौर में क्या क्या बोल रहे थे वो भी मुझे मालूम है। लेकिन बहरहाल सबका अपना अपना तरीका है, तो अपना करते रहे, हल निकलना चाहिए। हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। कादियान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल इसी बात का है कि 1 साल से बातचीत चल रही थी, समझौते की बात थी, मानने की बात थी, अब कह दिया सरकार ने कि कोई समझौता नहीं। मांगे भी ज्यादा हो गई हैं, पहले 14 थी जैसा आपने बताया, अब 28 हो गई हैं। क्या वाकई ये सरकार का यू टर्न है, या जैसा जेटली साहब बता रहे हैं कि संवैधानिक मसले हैं, कानूनी पचड़े हैं, इसके वजह से हर एक चीज हम, और वो भी इस तरीके से दबंगई से कि हम लेकर रहेंगे, वो नहीं हो सकता। अपना काम न्यायपालिका कर रही है और सरकार भी विचार कर रही है, इसका हल निकल सकता है, लेकिन बातचीत से, ऐसे धरने और इस तरीके से दबाव बनाने से नहीं। तो भाजपा सरकार तो पारदर्शिता की पुरोधा है और पारदर्शिता की मसीहा हैं सरकार में बहुत से लोग, तो उनको ये जरूर बताना चाहिए कि ये जो मांगे हैं इनमें से कौन कौन सी मांग अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। और जब सरकार ये साबित कर देगी कि ये मांगे अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, तो मांग करने वाले जो लोग हैं वो हाशिए पे चले जाएंगे। लोग कहेंगे कि देखिए कैसे मांग कर रहे हैं ये लोग, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार वो सब भी नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है आंदोलनकारी भी ऐसी मांग नहीं करना चाहेंगे जो पूरा होने में अड़चन हो सकता है कि कोई 2-4 मांगे ऐसी हो, लेकिन ये कहना कि सारी मांगे ही ऐसी होंगी, तो अभी जैसा कि स्पष्ट किया गया कि मुकदमे वापस कैसे लिए जाते हैं, प्रमाण भी दिए गए
कि अतीत में एक सरकार के समय में मुकदमे दर्ज हुए फिर वो वापस लिए गए। ये ठीक हो सकता है कि कोई इक्का दुक्का ऐसे मामले हो जो वापस ना लिए गए हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर सरकार में ऐसे आंदोलनों में जो भी मामले दर्ज हुए वो सारे के सारे वापस होते रहे होंगे। हो सकता है कि कोई ऐसे कोई संगीन मामले भी हों, लेकिन ये सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा, सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो इस आंदोलन को सुलझाने की दिशा में, इस गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में गंभीर है। अभी तक तो अतुल ये आंदोलन शांतिपूर्ण है। ठीक है। मान लीजिए कल को कोई उपद्रवी या वो लोग जो चाहते हैं कि हरियाणा का भाईचारा खराब हो, ठीक है, वो लोग जो चाहते हैं कि इसमें राजनीति की जाए, वो लोग जो चाहते हैं कि इसमें जातीय उन्माद फैले, अगर उन लोगों की कोशिशें कामयाब होगी और ये आंदोलन हिंसक हो गया और उपद्रवियों के हाथ में चला गया, तब ये किसकी जिम्मेवारी होगी? इस दिशा में भी सरकार को जरूर सोचना चाहिए। ठीक है जेटली साहब, आप जवाब भी दीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिएगा और मेरा सवाल भी उसी के साथ मैं जोड़ देता हूं। मेरा सवाल यह है कि यू टर्न अगर इसको हम ना कहें तो क्या कहें? और जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जैसा सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि आइए मुलाकात करिए, मुझे शायद निशा जी को स्पष्ट कर देंगी कि इनको कुछ बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। आपने कमेटी बना दी, इन्होंने 2 बार बात की, इनको लगा कि नहीं बात बन रही है। सरकार क्यों नहीं स्पष्ट कर रही है, करना क्या चाहती है? आप आइए मुलाकात करिए, ये बोल देने से तो नहीं होगा ना, इनको न्योता दिया है कभी आपने, क्या करना चाह रहा है? मैं यशपाल मलिक जी की ही बात याद दिला देता हूं, जो उन्होंने जब वो कमेटी से मिलकर आए थे तो उन्होंने बाहर निकल के जो बात रखी थी, उन्होंने खुद कहा था कि मुआवजा दे दिया गया है, मुआवजा दे दिया गया है, नौकरियां दी जा रही हैं लेकिन पक्की दी जानी चाहिए। जिसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो शैक्षणिक योग्यता पूरी करता होगा उसके लिए ये भी विचार किया जाएगा कि पक्की नौकरी दी जाए उन्हें। आज सदन के अंदर जयप्रकाश जी जो एक निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने बार बार एक बात उठाई कि जो लोग पुलिस या फोर्स की गोली से मारे गए हैं, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, पुलिस या फोर्स की गोली से मारे गए हैं, उन्हें पक्की नौकरियां दी जाए। तो पुलिस और फोर्स की गोली से जो कोई किसी की अगर जान गई है तो क्या सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे वो जयप्रकाश जी और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे बाद में कभी। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यशपाल मलिक जी के एक प्रवक्ता ने जब वो मीटिंग खत्म हुई तो जो पहली स्टेटमेंट दी थी वो ये दी थी कि सरकार ने उन मांगों को नहीं मांगना जिसमें उन बच्चों ने, जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने हीनियस क्राइम किया है, सरकार उन्हें नहीं छोड़ रही है। तो जब पहली स्टेटमेंट ही वो ये देते हैं कि जिन्होंने हीनियस क्राइम किया सरकार उन्हें नहीं छोड़ रही है, तो वो पूरा प्रदेश देख रहा है कि हीनियस क्राइम करने वाले के लिए अगर 2-2 राजनीतिक दल वॉकआउट करते हैं और ये कहते हैं कि उनकी इस मांग को भी मान लेना चाहिए, तो प्रदेश को कितने बुरे दिनों में वो लेकर जाना चाह रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये मान लो, ये मैं निकाल लूं उसका एक यहाँ पर नतीजा कि आप कह रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं हम मान नहीं सकते, यही मैं तो ये है? कह रहा हूं किसी ने हीनियस क्राइम किया है और अगर उसके लिए कोई राजनीतिक दल या कोई भी समाज से कोई भी व्यक्ति लड़ता है तो मुझे लगता है कल का जो लोकतंत्र। अच्छा ठीक है, मुलाकात के लिए आपने मुख्यमंत्री जैसा कह रहे हैं बुलाया है कभी? अतुल जी सॉरी, आऊंगा आपके पास आऊंगा। हाँ बताइए जेटली साहब, आप मुलाकात के लिए बुलाया है कभी उन लोगों को? देखिए जो आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। जो ब्यूरोक्रेट्स की कमेटी है वो यही बात यशपाल मलिक जी को भी और जो जाट लीडरशिप वहां जा रही है उन्हें भी यही बात बता रही है। मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं मिल लेते, सरकार क्यों नहीं मिल लेती, क्यों अधिकारी, क्यों कमेटी? यही तो ये कह रहे हैं, मैं यही नहीं बात करनी अधिकारी, यही बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए आपकी इसके अंदर कुछ मांगे हैं और उन मांगों को संवैधानिक ब्यूरोक्रेसी कानूनी तौर पर कई बहुत सारी अड़चने आती हैं, तो अधिकारी बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इन मांगों को क्यों नहीं माना जा सकता है, ताकि उनको कंसिडरेशन में, उनकी समझ में यह बात आ जाए। और मैं ये बोलता हूं साहब, यहाँ पे देखिए आप जलेबी तल रहे हैं, उलझा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने सीधा सवाल पूछा कि ये अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, आप बाद में अधिकारियों से पूछ लीजिएगा कि कितना कानूनी इसमें अड़चन है, वो आपको बता देंगे। ये आपसे सीधा बात करना चाहते हैं, आपने बुलाया है, एक लाइन बता दिया हाँ या ना? हमेशा इनवाइट बुलाया है, हमेशा इनवाइट कहां किया? कोई लोकेशन बताई, कोई बताया एड्रेस, या इनवाइट कर दिया हवा में? एक दिन बता देता हूं आपको, जल्दी बता देता हूं। यशपाल मलिक जी खुद गए हैं। यशपाल मलिक जी जब पहले नहीं गए थे, जब इन्होंने इल्जाम दूसरे जाट लीडर के ऊपर लगाया था कि सरकार से मिल गए हैं, तो उसके बाद जब यशपाल मलिक जी खुद गए तो दूसरे लीडर ने इल्जाम लगा दिया कि यशपाल मलिक जी सरकार से मिल गए हैं। इन लोगों में आपस में गड़बड़ी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जल्दी से जवाब लेते हैं निशा जी आपसे, क्योंकि भैया आपने इन्होंने स्पष्ट कर दिया जेटली साहब ने कि आपकी हर मांग ये नहीं मान सकते। आप क्यों जिद पर रहे हैं मांग मनवाने के लिए? इतनी झूठ बोलने वाले मैंने कोई सरकार में देखा ही नहीं। जिस तरीके की झूठ ये अपने प्रदेश की जनता को बोल रहे हैं। अभी राजीव जी ने कहा कि संवैधानिक तरीके से, बहुत लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अगर लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं, तो इनको एक ही नजर से, राजा मतलब एक नजर से देखना चाहिए। क्या इन्होंने उन लोगों पर कार्रवाई की जिसने इतने हिंसक क्रियाएं इस प्रदेश को जलाने में, इनके मंत्रियों तक ने कैसे कैसे षड्यंत्र रच के भाषण दिए? हमारे 2 बच्चे जिसमें राहुल
दुकानदार और प्रदीप राठी, उनकी चाकू से गोद कर, जो बर्फ उसका चाकू होता है उससे गोद के हत्या की, और उसको दिखाया गया रिपोर्ट में कैसे इनके जो पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने ये कांड कराए, वहां पर ऐसी हत्याएं करी बच्चों के साथ, ऐसा षड्यंत्र करके जिस तरीके का तांडव इन्होंने हरियाणा प्रदेश में रचा, आज तक एक के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो उनके ऊपर संविधान कहां जाता है? वहां लोकतंत्र दो कहां जाता चश्मे है? इनके, एक दो चश्मा नहीं, चार अलग चश्मे हैं जी इनके, तो चार चश्मे ही चश्मे। समझ ठीक नहीं आ है, रहा। ठीक है जेटली साहब, मैं चश्मे से रोकूंगा ऊपर चले गए आपको, वक्त मेरे पास नहीं है। डुल साहब बताइए, साफ कर दिया सरकार की तरफ से प्रवक्ता ने कि भैया हर मांग तो हम मान नहीं सकते, आपको अगर मानना है, आपको अपनी मांग मनवानी है तो कुछ आप पीछे हटिए, कुछ हम आगे बढ़े, या कुछ आप आगे बढ़िए, कुछ हम पीछे हटे, इस तरीके की स्थिति है। देखिए अतुल जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं खुद वहाँ आज सदन में मौजूद था, शायद जेटली जी वहां पर पहुंच नहीं पाए, पहुंचे हैं तो वो सुन नहीं पाए। पहले तो जयप्रकाश जी वाला भी थोड़ा क्लियर कर दूं, उन्होंने ये बात कही थी तो उन्होंने अपनी गलती को एक्सप्रेस करते हुए अगली लाइन में कह दिया था कि उन परिवारों, उन लोगों के परिवार के जो लोग हैं उनको दी जाए नौकरी। आगे मैं बता दूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने जो स्पीच के दौरान कम से कम ऐसे 15 केसेस का जो है, अलग अलग जिले के केसेस का बाय नेम लोगों के रेफरेंस बताए उन्होंने, जिनमें से 302, 307 के जो हीनियस क्राइम की ये बात कर रहे उनका रेफरेंस था, उस समेत उनके जो निशा जी ने कहा है प्रदीप राठी और रविंद्र वाले जो केस हैं रोहतक वाले। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिन लोगों ने हीनियस क्राइम किए हैं, असली हीनियस क्राइम किए हैं, उन लोगों को सरकार के द्वारा 1 साल में गिरफ्तार कभी किया ही नहीं गया। और जहां तक बात जो लोग इस समय पर जेल में हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं आरोपों में फंसा करके अंदर छोड़ा गया है। जो लोग साजिश करता थे वो आज भी बाहर है। रविंद्र को मारने वाले आज भी रोड के ऊपर घूम रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने धर्मशालाएं जलाई, जिन्होंने आग लगाई, असली जो आगजनी की, पूरी मास आगजनी। देखिए आप दीनबंधु छोटूराम धर्मशाला का झज्जर वाला मामला अगर राजीव जेटली जी को छोटा लगता है, मैं बता दूं लगभग 100 लोग जो है अंदर थे धर्मशाला के, जब बाहर से जो है लोग लगा करके उसको आग लगाई गई। बाई नेम 18 लोगों के नाम दिए गए हैं उस केस में, 1 साल से एक भी व्यक्ति उसमें अरेस्ट नहीं हुआ। तो ऐसे कम से कम मैं आपको 15 केसेस का रेफरेंस अतुल जी मैंने पहले भी दिया था आपको, हीनियस क्राइम का FIR समेत रेफरेंस दिया था। यानी गोल साहब, मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूं कि ऐसे तमाम छोटे-छोटे जो पॉइंट हैं उनको बुझाने के साथ साथ सरकार सिर्फ और सिर्फ मामले को लिंगर ऑन कर रही है, नतीजा निकालने के लिए यहां पर कोई तैयारी अभी तक नहीं जा रही है। ठीक है, मैं रोकूंगा सर, माफी के साथ रोकूंगा, वक्त थोड़ा सा कम है। जल्दी साहब बोलिएगा, बाद में बोलिएगा। रंजीता जी बताइए, रंजीता जी अपनी बात रखिए आप। अतुल जी, अगर इनकी नीयत साफ हो और ये इस मामले को सुलझाना चाहते हो तो मात्र 1 दिन में मामला सुलझ सकता है। कैसे आप 10 साल तक नहीं कर पाए, 1 दिन में कैसे करें? समक्ष अगर होती है तो मैं बता रही हूँ अतुल जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। फिर 10 साल के रोना हम बाद में रोएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मीडिया के सामने बिठाकर, दोनों पार्टीज को बिठाकर एक एक मांग सार्वजनिक कर उस पे स्वीकृति दी जाएगी या अस्वीकृति दी जाएगी, तो उससे पब्लिक को भी क्लियर होगा कि वाकई सरकार जो है वो इस मामले को सुलझाना चाहती है। और अगर उनको लगता है कि कोई मांग जो है वो अलोकतांत्रिक है तो वो जायज लोगों को भी लगनी चाहिए। सिर्फ बार बार एक ही स्टेटमेंट को हर डिबेट में रिपीट करके जेटली जी ये कहते हैं कि हम असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक चीजों को नहीं मान सकते। आप इन चीज को पारदर्शिता से क्यों नहीं देखते? आप इसको सार्वजनिक कीजिए और लोगों को भी पता चले कि वाकई जाट सही मांग कर रहे हैं कि गलत मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली जो 28 मांगे हैं उसमें कोई भी अलोकतांत्रिक नहीं है। अगर इनको दिखाई देती है तो सबके सामने क्यों नहीं रखते? बताएं तो कम से कम, सिर्फ ये ना बोले, कम से कम बताएं। ठीक है रंजीता जी, बहुत संक्षेप में आप जेटली साहब जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षेप में। मैं तो आमंत्रित करता हूं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से, कल अपनी किताबें लेकर आए, मीडिया को बुलाएंगे, हुड्डा साहब भी बैठे, चौटाला साहब भी बैठे और ये कह दें देखिए हमारे केस में, कंडेला में कितने केस वापस कैसे कैसे हुए थे। हुड्डा साहब भी ये बता दें कि कितने जाट नाम बताएं, राजीव जी नाम बताएं, झूठ मत बोलिए। मुझे मालूम था शोर मचाएंगे बीच में, मुझे मालूम था आप शोर मचाएंगे बीच में, मुझे मालूम था ये बात, मुझे मालूम थी। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे सुन लीजिए, आपको इन्वाइट कर रहे हैं हम, सुन लीजिए, आपको इन्वाइट कर रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूं 2011 तक जिन्होंने कंडेला के केस लड़े, हम उनकी फाइलें आपको लाकर देंगे। आप बैठ के बताइए क्यों केस वापस नहीं लिए थे। हुड्डा साहब में जो जाट एजिटेशन के टाइम पे जिन लोगों पे केस दर्ज हुए थे वो केस आज भी चल रहे हैं। आप बैठ के बताइए क्यों केस वापस नहीं हो पाए थे। मैं कहता हूं खुली चुनौती देते हैं, आइए बैठ के मीडिया में बैठेंगे और बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक, लेकिन एक बात जल्दी से आज नेता प्रतिपक्ष चौधरी आबे सिंह चौटाला जी ने
एक भाषा का यूज किया। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के हालात खराब हो जाएंगे। मतलब इन्होंने ये एडमिट कर लिया, इन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को आगे से ग्रीन सिग्नल दे दूंगा। अतुल जी ये बात बिल्कुल नहीं कही है और कोई झूठ बोल रहे हैं। बात स्पष्ट हो जाती है। अतुल जी और चार समाज नहीं, ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। डुल साहब काउंटर करिए। अंदर मौजूद अभी अपना बाइट देखिए, आप सुनते हैं। डुल साहब काउंटर करिए। आप सबको डर है, इन्होंने बाइट व्यक्त किया था, ये झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। बाइट दिखाइए, अभी बाइट दिखाइए हमारी इसी डिबेट के अंदर उन्होंने क्या बोला है। मतलब आपने कैसे गारंटी लेनी कि आप देश के हालात खराब करेंगे? आपने अपने कैडर को कौन सा ग्रीन सिग्नल दिया है? एक मिनट जेटली साहब सुनिए। देखिए, अंदेशे की बात तो सभी कर रहे हैं और सबका अपना, वो आपका अपना तरीका है राजनीतिक, आप बोलिए, ठीक है। डुल साहब रोक रहा हूं सर, फाइनल कमेंट की तरफ मैं आ रहा हूं। निशा जी बताइए, जिस तरीके की बातें हो रही हैं आपको साफ खुद भी महसूस हो गया होगा और आप कह भी रही हैं कि मंशा ठीक नहीं लग रही है। मैं कहता हूं कि कुछ हो सकता है कि वाकई कानूनी मजबूरियां हो या फिर कोर्ट का मसला चल रहा है। क्या बातचीत के लिए थोड़ा सा रुख में नरमी आप लोगों में नहीं आनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आप बिजली का बिल मत दीजिए, ये मत करिए, सिस्टम को खराब करने की बात है ना। क्या संदेश अपने युवाओं को हम दे रहे हैं? मेरा सुन लीजिए सवाल, मेरा ये कहना है कि आप लोग जो अभी कानूनी मसला है जो न्यायपालिका के दौर में चल रहा है, उसको लेकर क्यों आखिर इस पूरी बात पर अड़े हुए हैं कि तुरंत सब कुछ होना चाहिए, बात नहीं होगी, सब कुछ मिल जाना चाहिए। 50 लाख लोग लेकर अगर आप दिल्ली आएंगे तो कितनी स्थिति खराब होगी आम जनता के लिए, आप लोग को महसूस हो रहा है? अतुल जी, लोकतंत्र में जिस लोकतंत्र की बात ये करते हैं, उस लोकतंत्र की हत्या इसी सरकार ने की थी, ठीक है। वहां पर षड्यंत्र इनके कार्यकर्ताओं ने किया, उनको इन्होंने कोई सजा नहीं दी। उनके ऊपर, जिनके ऊपर सही मायने में 302 और 307 लगना चाहिए था, आज वो बाहर घूम रहे हैं। और जो बेचारे, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, वो युवा अंदर पड़े, जिनके 80-80, 90-90 छांट के, जैसे भी ढुल साहब ने बताया ना, छांट करके पूरी धर्मशालाओं को जलाया गया, वहां इतने लोग अंदर थे। दूसरी बात, इनकी मंशा क्यों साफ नहीं है? पहले इन्होंने कहा कि हमने सारी मांगे मान ली, धरने उठा दिए गए, आंदोलन खत्म कर दिया गया। उसके बीच में 1 साल का टाइम इनको मिला। जब धरने दोबारा रखे गए, उससे भी 1 महीना पहले लगभग चौधरी यशपाल मलिक जी ने बोला कि या तो हमारी मांगे पूरी कीजिए जो आपने मानी थी, एग्री किया था जिसके लिए, नहीं तो हम धरने दोबारा से शुरू करेंगे, हमें आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी सरकार ने हर रोज यही सांत्वना दी कि नहीं, हमने मान ली। जब इनको लगा कि अब यशपाल मलिक जी और बाकी गुटों में जो इन्होंने बांटने की कोशिश करी थी, फूट डालने की कोशिश करी थी, जब लगा कि प्रदेश के 36 बिरादरी सारी की सारी चौधरी यशपाल मलिक जी के संगठन के साथ है, इस संगठन के साथ लोग कदम से कदम मिला करके अपनी मांगों के लिए अड़ गए हैं, तब सरकार को लगा कि अब क्या हुआ, अब अपनी बातों से ही मुकर गए हैं। अब अपनी बातों से मुकर के जहां तक बात करते हैं संवैधानिक, आप लोग क्या करेंगे फिर? अतुल जी, जब तक हमें आंदोलन में, देखिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन रखेंगे, बिल्कुल शांति तरीके से, जितने भी लोकतंत्र में तरीके हैं आंदोलन के अपनी मांगे मनवाने के, हम किसी भी तरीके तक जाएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, अब की बार आंदोलन खत्म नहीं होगा। ये मैं यहां से आपके मीडिया के तहत कहना चाहती हूं। बिल्कुल पूरा देश इस बात को सुन रहा होगा और सुननी चाहिए ये बात। आप लोगों के मंच पर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो मुंडी काटने की बात करते हैं, वो भी प्रधानमंत्री की। ऐसे लोगों से तो आप लोगों को दूर रहना चाहिए। नहीं अतुल जी, उसके लिए उसी टाइम माफी मांग ली गई थी। दूसरी बात, अगर मैं भावनात्मक बात करूं, ये सरकार संजीदा नहीं है, क्योंकि इसकी भावना ही नहीं है। इनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन वहां जो माताएं, बहनें, बेटियां, जब आप देखेंगे, आपके बुजुर्ग 80-80 साल के डंडी लेकर के बैठे, सोचना चाहिए इनको, कम से कम सोचना चाहिए। और उसके बावजूद 29-30 दिन तक लगातार वही अत्याचार हुए जा रहे। इतना प्रशासन वहां रखा हुआ, जबकि मांगे मान ली, उसके बावजूद इसका मतलब ये इम्तिहान ले रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता का, या उनको तड़पाना चाहते हैं, या अपनी पावर को इतना हावी कर रही है, अपनी पावर को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी दिखा सकते हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता को कहीं पर भी रोड पे ला सकते हैं। इसका जो मुझे भावनात्मक रूप से समझ आता है, इतना उनको तंग किया जा रहा है कि वो शायद परेशान होकर के 2 शब्द बोल गए। उसी टाइम चौधरी यशपाल मलिक जी ने भी माफी मांगी और उन्होंने भी माफी मांगी। तो उस बात को मुद्दा बनाने की जरूरत है ही नहीं। मैं मुद्दा नहीं बनाता, मैं ऐसे लोगों से सचेत रहने, आप लोगों को सचेत रहने के लिए मैं कह रहा था। बिल्कुल सचेत नहीं, ठीक है। बताइए रंजीता जी, फाइनल कमेंट आपका। जिस तरीके से, जिस ट्रैक पर सरकार अभी चल रही है और आज जिस तरीके से साफ कह दिया कि कोई समझौता नहीं किया था, बात कर रहे हैं, हक की बात है तो मानेंगे, लेकिन समझौता कोई नहीं किया था, क्या दिखता है आने वाले समय के लिए? अतुल, आने वाला समय बहुत गंभीर हो सकता है, बहुत चिंतित हो सकता है और बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और सरकार को इसकी संजीदगी को समझना पड़ेगा। अभी भी सरकार जो है वो डबल पॉलिसी पे चल रही है। एक तरफ तो ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे उनको बात करनी चाहिए और सीएम साहब को डायरेक्ट बात करनी चाहिए, वहां तो कमेटियां बना दी जाती है। पहले कास्टिंग कमेटी बनाई गई थी, अब दोबारा एक और कमेटी बनाई गई है।
पहले बलराज सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी कूड़ेदान में डाली गई थी, अब इस कमेटी का क्या होगा मुझे पता नहीं है। दूसरी तरफ जब गलती से जाट कंफ्यूजन में पहुंच जाते हैं तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, धक्के मारकर उनको वहां से मीटिंग से निकाला जाता है। तो इससे साफ नजर आता है कि सरकार इन मसलों को हल नहीं करना चाहती। सरकार को चाहिए जो राजकुमार सैनी और रोशन आर्य जैसे इनके लोग हैं जिनकी ये पीठ थपथपाकर उनको आगे रखते हैं, उनकी जुबान पर लगाम लगाएं और जो सरकार है अपना जो कार्य क्षेत्र है होम विभाग सीएम साहब के पास है, उनको ये दायित्व समझते हुए डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व होकर इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, इससे पहले कि हरियाणा का हाल पिछले साल जैसा हो जाए। ठीक है, डोल साहब फाइनल कमेंट सर। अतुल जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ना तो सरकार की भाषा सही है, ना सरकार की दिशा सही है, ना ही सरकार की नीयत सही है। सरकार बिल्कुल इस मामले पर संजीदा होकर के राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी जिम्मेदारी मान करके कि हरियाणा उनका है, जिम्मेदारी मान करके इस मामले के अंदर जो है आगे बढ़े। और जिस प्रकार के आज पासिंग रेफरेंस दिए गए कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसा कि कुरुक्षेत्र के सांसद के बारे में कहा, तो इनको मैं बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल केस 124A का केस या 153A का जो केस आप दर्ज करते हैं किसी भी जाति के खिलाफ जो है दुर्भावना फैलाने के लिए, ये सरकार के कार्य क्षेत्र में पहले भी था, आज भी है, कल भी है। बात यह है कि आप कब उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। सभी की सभी मांगे हमने आज 7 मांगे वहां पर ऑन रिकॉर्ड वहां पर पड़ी थी जो कि पिछले साल दी गई थी, उनमें से एक भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। बार बार संगीन मुकदमों का नाम लेकर के सरकार बरगलाने का काम कर रही है। उनको बता दूं, सेक्शन 321 के द्वारा तहत किसी भी केस को वापस लेने की सरकार के पास में अधिकार है, भले ही वे कोई ऐसा केस हो किसी की कंप्लेंट के ऊपर दर्ज हो। सरकार प्रोसिक्यूटर, सरकार को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और जो असली लोग हैं जो इस समय पर रोड पर घूम रहे हैं, जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाए। और गलत लोगों को जो गलती से जिन लोगों को दुर्भावना के तहत फंसाया गया उन्हें छोड़ा जाए, बिल्कुल स्पष्ट है। कादियान साहब, राजनीतिक टिप्पणियां तो हैं, अगर हम पत्रकार के नजर से देखें जो स्थिति आज बन गई है और जैसे चर्चा में बोल दिया गया सरकार की तरफ से, क्या लगता है, क्या उम्मीद करें अब वो जाट जो कि लगातार धरना दे रहे हैं और अब दिल्ली आने की भी उनकी तैयारी है? अब तो सरकार की मंशा जो अभी तक दिखाई दे रही है, एक तो वो सरकार ये संदेश दे रही है कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे, हम किसी भी समाज के दबाव के आगे हम झुकने वाले नहीं है, तो ये संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कोशिश दिखाई जा रही है कि वो बातचीत से इस मामले का समाधान करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ ऐसा तो होगा, संभव लगता नहीं है कि ये लगातार 365 दिन ये धरना ही रहेगा और शांतिपूर्ण ही रहेगा। हो सकता है कि ये कल को हिंसक भी हो जाए। तो मेरा इसमें आशय ये है कि सरकार को थोड़ा सा स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मांगे ऐसी हैं जो असंवैधानिक हैं, जो पूरी नहीं हो सकती। जब तक सरकार एक इस तरह की स्थिति पे रहेगी कि मांगों पे विचार हो रहा है, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है समस्या का समाधान निकलता तो नहीं दिख रहा है। चर्चा हम रोज भले करते रहे यहाँ पर। ठीक है, जेटली साहब अपना फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में जल्दी करिएगा। सिर्फ इतना बता दीजिए निशा चौधरी साहब को और बाकी अन्य जितने भी जाट नेता हैं सभी को कि आखिर ये बातचीत का जो टाइम फ्रेम है ये कब तक और आगे लिंगर ऑन होता रहेगा, या अगर कुछ किसी चीज पर आपको लगता है कि हम इसमें दबाव में नहीं आएंगे तो ये भी इनको स्पष्ट बता दीजिए। स्पष्ट कुछ नहीं हो रहा है, समझौता, बातचीत, इन्हीं तमाम चीजों में उलझा हुआ है मामला। यशपाल मलिक जी ने खुद ये बात कही कि कोई भी बातचीत एक दिन में नहीं हो जाती। मैं नहीं कहता, उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि बातचीत से सिलसिला, जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो उसका समाधान भी निकलता है। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं साथ में कि आजकल 2-2 साल के बच्चे मोबाइल के ऊपर गुगली समझते हैं कैसे मारी जाती है, गुगली क्या चीज होती है। अरे भाई, प्रदेश की जनता तो बहुत समझदार हो चुकी है, 80 के दशक की जनता नहीं है। आज अभय सिंह चौटाला जी ने बोला मंडल के अंदर जो आरक्षण की बात कही गई थी वो आर्थिक आधार पर कही गई थी। अभी तक ये जो बात कहते थे वो सामाजिक बात कहते थे। और दूसरी तरफ आप जाट एजुकेशन होता है वहां बैठ जाते हैं। मैं आपको अभी पूरी की स्टेटमेंट दिखा सकता हूं उन्होंने क्या बोला। मंडल में आर्थिक आधार पर हुई थी, मेरे पास स्टेटमेंट है उनकी अभी भी, मैं आपको बता सकता हूं स्टेटमेंट। आप बाइक चला दीजिए उनकी, आप बाइक चला दीजिए उनकी, फिर झूठ बोल पानी का पानी हो जाएगा। बाइक चला दीजिए। मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है, प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। एक ही परिवार निकल के आते हैं, आप राजनीति के दार की बात करते हैं, दूसरे समाज की बात करते हैं।
ये जो छोड़िए, ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। ढुल साहब छोड़िए, बाइट वाइट चलाने की मुझे जरूरत नहीं है। जेटली साहब, आपने कहा कि गुगली और गुमराह, फिर इनको कहिए कि मेरा सीधा सा एक सवाल है कि आप क्यों इनेलो पर जा रहे हैं? उनके नेता क्या बोल रहे हैं छोड़ दीजिए। इनेलो की मांग नहीं है ये, इनेलो समर्थन दे रही है किसी और की मांग को। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आज आपकी बारी है, आप सत्ता में है। कादियान साहब वरिष्ठ पत्रकार वो पूछ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, निशा चौधरी पूछ रही हैं। आप हमें बता दीजिए, यहां दो पार्टी हैं, सिर्फ दो पार्टी, एक सरकार और एक जाट। इनको स्पष्ट कर दीजिए, ये लोग स्पष्ट मत करिए, क्लियर बता दीजिए कि क्या मुलाकात, कब मुलाकात और कितने लंबी चलेगी बात। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। यशपाल मलिक जी ने खुद एडमिट किया सरकार से बात चल रही है और एक दिन में समाधान नहीं निकलता। जो दूसरा गुटा वो कहता है जो सरकारी तौर पर, जो कानूनी तौर पर कार्य चल रहे हैं उनसे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। ये तो रही जाट समाज की बात। अब जो अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं उनको देखिए, वो कभी गुगली मारते हैं, कभी कार्यकर्ता भेजते हैं, कभी भड़काऊ भाषण देते हैं, कभी धमकाते हैं कि ठीक है सर, मेरे पास सब वक्त नहीं है। निशा जी, आप फाइनल कमेंट कुछ और करना चाहेंगे? अतुल जी, एक तो लोकतंत्र की जहां तक बात है, पहले इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कैसे इस प्रदेश में की है। बीजेपी सरकार ने कि आंदोलन में आने वाले लोगों को उनको धमकी दी गई कि तुम्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, बुजुर्गों को, बॉयज को, युवाओं को धमकी दी गई कि तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाएगा। यानी कि कोई भी धमकी जब इनकी नहीं चली, और ये आंदोलन में सब लोग, पहली बात ये 36 बिरादरी का आंदोलन है, 36 बिरादरी के बच्चों के न्याय की लड़ाई है, सिर्फ जाट बिरादरी की नहीं है। और अब कल जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश की तरफ से 36 बिरादरी के लोग हरियाणा प्रदेश के समर्थन में जंतर मंतर पर हम जा रहे हैं। तो ये 36 बिरादरी की लड़ाई है। पहली बात तो ये खाली जाट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि 36 बिरादरी के साथ अत्याचार हुआ है, वो भाईचारा खत्म करने की कोशिश किया। तो पहले तो ये लोकतंत्र खुद सीखें, लोकतंत्र को खुद फॉलो करें। लोकतंत्र की हत्या सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में सरकार ने की है। ठीक है, अब चलिए, यानी कुल मिलाकर आप लोगों की उम्मीदें तो पूरी हो नहीं रही हैं। कल देखना है कि 50 लाख लोग जुटते हैं तो उसका फिर क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते रहेंगे। जेटली साहब कह भी रहे हैं कि इनको भी मालूम है और यशपाल मलिक को भी मालूम है कि एक दिन में बातचीत नहीं होती, लेकिन बातचीत कितने दिन तक चलेगी इसका कम से कम कुछ तो पता चलना चाहिए। हमें भी तो पता चले कि कब तक हम एक घंटे के ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। निशा जी आकर आपने अपनी बात कहती रहेंगी, बातचीत करिए, लेकिन क्या उसका निकल रहा है रिजल्ट, ये भी तो बताइए। बहरहाल बहुत शुक्रिया ढुल साहब, बहुत शुक्रिया कादियान साहब आपका, रंजीता जी आपका, निशा चौधरी आपका और राजीव जेटली साहब आपका। तो सरकार सीधे तौर पर कह चुकी है कि हमने कोई समझौता नहीं किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ मांगों पर विचार करने की बात की थी, कुछ मांगें मानी थी, लेकिन मसला अभी न्यायपालिका में है। उसके साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे और मामले हैं जिसको अगर हम सीधे तौर पर मान लेते हैं तो यह भी अपने आप में संविधान के खिलाफ होगा, कानून के खिलाफ होगा। इसलिए बातचीत के जरिए कुछ नतीजा निकालना पड़ेगा, लेकिन कब तक निकलेगा यह नहीं पता। नमस्कार।